नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, और हमारा आज का टॉपिक है अरस्तू का क्रांति का सिद्धांत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनानी नगर राज्य जो राज्य थे, उनकी सबसे मुख्य विशेषता राजनीतिक अस्थिरता थी। अरस्तू ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे और इसीलिए इसने अस्थिरता को दूर करने के लिए ही उसने क्रांति का नाम दिया है। इस अस्थिरता को वो क्रांति कहता है और उसे दूर करने के उपाय सुझावित करता है। तो उसकी किताब है पॉलिटिक्स। उसके 7वीं पुस्तक में उसने राज्य में क्रांति क्यों होती है और क्रांति का कैसे समाधान किया जाए, प्रतिकार किया जाए, ये उसने बताया है। तो अरस्तू ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उसने विवेचन प्रस्तुत किया। तो सिबाइन अरस्तू के बारे में ये लिखते हैं कि इस विषय से संबंधित पॉलिटिक्स के पृष्ठ उसकी राजनीतिक सूझबूझ और यूनानी नगर राज्यों के शासन का अधिकारपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं। तो अरस्तू सबसे पहले क्रांति की परिभाषा देता है और उसके बाद क्रांति के कारण बताता है और फिर क्रांति के प्रतिकार के उपाय बताता है। तो हम आज पढ़ेंगे अरस्तू के अनुसार क्रांति की परिभाषा क्या है और क्रांति के मुख्य कारण क्या है, और अगले लेक्चर में हम क्रांति के प्रतिकार के उपाय पढ़ेंगे। तो अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है? तो वो कहता है कि राज्य संविधान या शासन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। तो क्रांति के मुख्य रूप बताता है वो कहता है कि पहले से स्थापित शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरे शासन व्यवस्था को स्थापित करना ही क्रांति है। उसका ये कहना है कि जैसे चेंज हो अगर गवर्नमेंट में तो क्रांति हो जाएगी। दूसरा वो कहता है कि क्रांति किसी शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए की जाती है। जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्र बनाना हो, या कोई शासन व्यवस्था उसको कम या उसका अधिक रूप बनाना हो। तीसरी बात वो ये कहता है कि यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को चेंज नहीं किया जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, लेकिन शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन हो, तो वह भी क्रांति का ही एक रूप है। विशेष बात यह है कि एक देश के शासक वर्ग में जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों में शासन व्यवस्था का मूल रूप प्रभावित रहे, अरस्तू उसे क्रांति की संज्ञा देता है। तो इस प्रकार अरस्तू ने क्रांति के मुख्य रूप बताए हैं। अच्छा, क्रांति के जो कारणों का विवेचन करता है अरस्तू, तो वो बताता है कि क्रांति के सामान्य कारण होते हैं, क्रांति के विशेष कारण होते हैं, और तीसरा वो कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी क्रांति के कारण होते हैं। तो सामान्य कारणों में वो क्या क्या कारण बताता है? वो कहता है कि क्रांति के सामान्य कारण है असमानता और अन्याय। जहाँ तक असमानता का सवाल है, तो अरस्तू ये कहता है कि असमानता का अंतकर समानता की प्राप्ति की लालसा रहती है, और समानता के 2 रूप होते हैं। एक होता है पूर्ण समानता, पूरी तरह से समानता, और दूसरी होती है आनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और ये महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है, और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम ही क्रांति है। खुद अरस्तू के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए और विद्रोही बनते हैं। यही यह मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात वो कहता है कि अनजस्टिस, अन्याय के कारण भी क्रांति होती है। तो वो कहता है कि क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है वह नहीं मिलता, तो दूसरा वर्ग जो है उसे ज़्यादा मिलता हो, तो असंतोष का उदय होता है, और यह असंतोष ही क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि अरस्तू ये कहता है कि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसीलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। इसी प्रकार अरस्तू ने कुछ विशेष कारण भी बताए हैं। तो विशेष कारण कौन कौन से हैं? भय। वो कहता है कि भय 2 प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। कौन कौन से ऐसे 2 प्रकार के व्यक्ति हैं? पहले वो जो अपराध से बचने के लिए वो क्रांति करते हैं, और दूसरा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। उदाहरण के रूप में उसने बताया कि रोड्स टापू के राज्य में जनता वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की धमकियां दे रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार प्रमाद,
प्रमाद भी क्रांति का कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं। तीसरा, विरोधी वर्गों का असंतुलन। विरोधी वर्गों का असंतुलन भी क्रांति को जन्म दे सकता है। क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्ग यानी धनी और निर्धन वर्ग का राज्य में असंतुलित होना है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा धनी वर्ग हो गया, निर्धन कम हो गया, तो निर्धन के मन में असंतोष आएगा। बहुत ज़्यादा निर्धन हो गए तो भी असंतोष आएगा, क्योंकि इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है, इसलिए संघर्ष होता है। तो इस प्रकार इसके अलावा भय, प्रमाद, वो कहते हैं विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का एक मुख्य कारण है। घृणा भी क्रांति को जन्म देती है। धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक हैं किंतु अधिकतर जनता जो है वो दरिद्र है, वो उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, तो जनता विद्रोह कर लेती है। सम्मान की लालसा भी क्रांति को जन्म देती है। जब शासक किसी व्यक्ति को अनिश्चित रूप से योग्यता के बिना ही सम्मानित करता रहे और अन्य किसी को अपमानित करते रहे, तो जनता विद्रोह कर सकती है। शासकों की लाभ की लालसा भी क्रांति का कारण होता है, क्योंकि शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूष होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगते हैं, तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। इसी प्रकार वो कहता है किसी प्रकार की उत्कृष्टता ये भी क्रांति को जन्म देती है। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है, तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। वो एग्जाम्पल दे के बताता है, एथेंस और आगोस के नगर राज्यों में ये चलन था कि शक्तिशाली बनने वाले व्यक्ति को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था। जो शक्तिशाली बन जाए उसको राज्य से निकाल दो, जिससे कि सत्ता पे कोई संकट नहीं आए। तो इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारण भी बताए हैं। इसी प्रकार वह विभिन्न राज्यों में अलग अलग शासन प्रणालियों में क्रांति के कुछ विशेष कारण भी बताता है। और विभिन्न राज्य प्रणालियों में क्रांति के अगर कारण देखें तो उसने प्रजातंत्र में क्रांति, धनिक तंत्र में क्रांति, कुलीन तंत्र में क्रांति और राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है इसको बताया। जहाँ तक प्रजातंत्र में क्रांति का सवाल है, तो अरस्तु ये कहता है कि भाई प्रजातंत्र में क्रांति का मुख्य कारण क्या है? वाग्वीर होते हैं। ये वाग्वीर कौन होते हैं? जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए डेमोजोजस वाग्वीर शब्द बोलता है, जो क्या करें, जोशीले भाषण भरे और जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। अनेक बार ये वाग्वीर नेता मतलब जोशीले भाषण देकर धनिक वर्गों के विरुद्ध भड़काने वाले लोग अपने जोशीले भाषणों के आधार पर खुद ही शासन सत्ता को हाथ में ले लेते हैं। धनिक तंत्र में वो बताता है कि धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है। तो कहते हैं कि धनिक तंत्र में क्रांति दो विशेष कारणों से होती है। पहला, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार। दूसरा, शासक वर्ग में फूट तथा दलबंदियां। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से धनिक वर्ग में क्रांति होती है। फिर उन्होंने क्या बताया? कुलीन तंत्र में क्रांति। वो कहता है कि कुलीन तंत्र में क्रांति के तीन मुख्य कारण हैं। पहला, पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना, बहुत कम लोगों को पद और प्रतिष्ठा देना, बाकी लोग क्या करेंगे? क्रांति ही करेंगे। दूसरा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा संतोष। मान लीजिए कुलीन तंत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कहे भाई मैं राजा बनना चाहता हूँ, और वो उसकी महत्वाकांक्षा आ जाए। तीसरा, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव, ये भी कारण है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि कुलीन तंत्र में क्रांति के तीन मुख्य कारण होते हैं। इसी तरह से संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना है। मैंने आपको बताया था कि अरस्तु पॉलिटी को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। वो कहता है कि ऐसी शासन व्यवस्था में अगर लोग अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली मान ले खुद को, तो क्रांति हो जाती है। इसके साथ ही अरस्तु ने राजतंत्र में क्रांति की भी बात कही है। वो कहता है राजतंत्र या आतताई तंत्र में क्रांति का मुख्य रूप से इन कारणों से होती है जब शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करे, जिससे जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, या किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान हो जाए जिसमें वो षड्यंत्र और विद्रोह कर ले,
या फिर विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य आ जाए। तो इस प्रकार अरस्तु ने, आप देखिए अरस्तु ने क्रांति के जो कारण है उसको बहुत डिटेल बताया है। उसने बताया सामान्य कारण असमानता और अन्याय, विशेष कारण भय, प्रमाद, विरोधी वर्गों का असंतुलन, घृणा, विदेशी राज्य, क्षुद्र घटनाएं। क्षुद्र घटनाएं भी बताई उसने कि छोटी छोटी घटनाएं भी क्रांति को जन्म दे देती। जैसे वो एग्जाम्पल देता है, वो कहता है साइराक्यूस के 2 कुलीन युवकों के आपसी कलह ने राज्य के अधिकारियों को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया। यूनानी जो राज्य था साइराक्यूस, वहाँ पे दो युवकों का आपसी झगड़ा था और इससे क्या हुआ, राज्य अधिकारी 2 भागों में विभक्त हो गए और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। विदेशी या विजातीय तत्व भी होते हैं क्रांति का कारण। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्व विदेशी नागरिक का भावात्मक एकीकरण नहीं हो तो राज्य में सदैव क्रांति की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो विदेशी विजातीय तत्व क्या करेंगे, शत्रु के साथ मिल जाएंगे और राज्य के लिए संकट खड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार उसने भय, प्रमाद, घृणा, किसी राज्य की उत्कृष्टता, सम्मान की लालसा, शासकों की दुष्टता, विदेशी या विजातीय तत्व, क्षुद्र घटनाएं, परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित न हो पाना, इतने सारे उसने कारण बताए विशेष। और विभिन्न राज्य प्रणालियों में तो मैंने आपको बताई कि वो कहता है प्रजातंत्र में क्रांति क्यों होती है भाई, धनिक तंत्र में क्यों होती है, कुलीन तंत्र में क्यों होती है, पॉलिटी में क्यों होती है, संवैधानिक तंत्र में क्यों होती है और राजतंत्र में क्या होती है। तो अरस्तु ने जो क्रांति के कारणों की विवेचना की है उसको अगर हम देखें तो अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना करते हुए, दरअसल मैक्सी जो विद्वान है वो ये लिखते हैं, कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है, जिससे उसके द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई राजनीतिक क्रांति में देखे जा सकते हैं। उनका ये कहना है मैक्सी का कि अरस्तु ने आज तक क्रांतियों का विवेचन करके जितने भी कारण गिनाए हैं, जितने भी लिस्ट दिए हैं, तो आज तक की दुनिया भर की क्रांतियों को उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई अरस्तु का बताया हुआ कारण उसमें ज़रूर मौजूद रहेगा। इसलिए अरस्तु ने क्रांति के कारणों का बहुत डिटेल विवेचन किया है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्यों थी और क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, और क्रांति के मुख्य कारणों की 3 कैटेगरीज आप पढ़िए। और हम जो है कल क्रांति के प्रतिकार के उपाय वो पढ़ेंगे, क्योंकि क्रांति के प्रतिकार के उपाय जितना उसने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारण बताए हैं, उतना ही विवेकपूर्ण ढंग से वो क्रांति के प्रतिकार के उपाय भी बताता है। और 2 तरह के उपाय बताता है, सामान्य उपाय और विशेष उपाय। तो वो सामान्य और विशेष उपायों के माध्यम से वो बताता है भाई क्रांति का उन्मूलन कैसे हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के क्रांति के मुख्य कारण क्या है और क्रांति के विशेष उपाय क्या हैं। एक और बात, अरस्तु का नागरिकता, दासता, क्रांति, ये सभी सिद्धांत उसके सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है। वो कैसा समाज देखता था, किस तरह से वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में तुलनात्मक अध्ययन करता था और अल्टीमेटली राज्य की सुरक्षा कैसे करना चाहता है, उसके बारे में उसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो आप जो है अरस्तु की क्रांति के कारण और क्रांति की परिभाषा आज पढ़िए और हम कल इसमें प्रतिकार के उपाय जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो कोई दिक्कत हो तो हम उस पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।